हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के कंसेप्ट के साथ। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का एक नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है जी, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में? चलिए जानते हैं लेक्चर के साथ। तो हम लोग अपनी फर्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमें बताएगी किसका मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब। जब हम लोगों ने देखा था बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोग पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के पास आ जाते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से निकला? लैटिन वर्ड से निकला। कौन सा लैटिन वर्ड? जिस था कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब क्या होता है? टू शेयर, शेयर करना अपने आप को। यानी कि आपके पास जितनी भी बातें हैं आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपको शेयर करना है। ठीक है जी। जब आप शेयर करोगे, यानी कि हमारे पास एक ये बंदा है, ये किसके साथ शेयर करेगा? ये दूसरे बंदे के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक है चमन लाल, एक है हमारे पास चंपा। तो चमन लाल को अपनी जो सारी बातें बतानी है वो किसको बताएगा? वो चंपा को बताएगा। ठीक है जी। अब चमन लाल ने जब चंपा को अपने मन की बातें बताई तो इसने क्या किया चंपा के साथ? इसने चंपा को कम्युनिकेट किया। ठीक है जी। लेकिन इसने जो हमारा कम्युनिकेट वर्ड है उसका मतलब क्या था? शेयर करना। सिर्फ आपको अपनी बातें शेयर करनी है। तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो जब किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, अकेले में बैठ के सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ शेयर करो, उसको भी क्या कम्युनिकेशन बोलेंगे? तो कम्युनिकेशन किस चीज़ को बोलेंगे उसके लिए पर्टिकुलर बड़ी सारी डेफिनेशंस है हमारे पास। कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस भी है और एक जनरल सबको कंबाइन करके भी डेफिनेशन निकली है। तो पहले हम पढ़ते हैं अपने कंबाइंड डेफिनेशन। कंबाइंड डेफिनेशन क्या है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। यानी कि हमारा जो चमन लाल है वो चंपा से बात करेगा और फिर चंपा चमन लाल से भी कुछ बात करेगी। तो इन लोगों ने क्या किया? अपने अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सचेंज कर ली। ठीक है जी। एक्सचेंज किसके बीच में हुई? बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी कि दो इंसानों के बीच हुई। जैसे चंपा और चमन दो इंसान हैं, उसी तरह से दो इंसानों के बीच में जो बातचीत होती है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है जी। चलो जी, ये तो समझ में आ गया कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है। थ्रो किसके द्वारा किया जाएगा? कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स। कुछ सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे, बिहेवियर होगा। यानी कि आप लोग बोलकर भी बता सकते हो, लिखकर भी बता सकते हो, इशारों में भी अपनी बातें बता सकते हो। जैसे कि हम लोगों को किसी को ओके बोलना है, सामने वाला पर्सन पूछता है कि क्या बात है बताओ, तो हम बोलते हैं ना यस ओके एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम लोग अगर इस तरह से सिंबल्स देकर भी बातचीत करते हैं तो हम लोगों की बातचीत कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है। तो यानी कि कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट? Communication includes oral, communication includes written, and communication includes what? Non-verbal। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है हमारा प्यारा कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब और कम्युनिकेशन में क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ या फीलिंग। यानी कि क्या बताओगे आप? इन्फॉर्मेशन में आप कोई भी फैक्ट बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आइडियाज़ बता सकते हैं, अपने मन की फीलिंग्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चमन लाल ने चंपा को बोला, चमन लाल ने चंपा को ऑफर दिया, प्रपोजल मारा चमन लाल ने चंपा को। तो वो क्या है? चमन लाल की फीलिंग है चंपा के लिए। अब चंपा चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसे रिजेक्ट करे। वो जो भी बोलेगी वो अपनी फीलिंग्स बताएगी। चमन लाल ने अपनी बताई तो हम फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। चमन लाल चंपा के साथ मिलकर बिजनेस खोलना चाहता है, कोई नया आइडिया है उसके पास, आइडिया शेयर कर दिया। अगर चमन लाल को चंपा की कोई बात पसंद नहीं आई, फॉर एग्जांपल ये एक ही क्लास के स्टूडेंट है और चंपा की कोई बात पसंद नहीं आई, तो वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि इट्स माय ओपिनियन कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई फैक्ट समझा सकता है, कुछ भी बता सकता है। तो जिस तरह से ये बातें बताई जाती हैं, एक दूसरे लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? कम्युनिकेशन। ठीक है। अब जैसे हम लोग के बीच में हो रहा है थोड़ा सा अपना डिलेड कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किस लिए कर रही हूँ? ताकि आप लोग सुने। यानी कि मैंने यहाँ पर मैसेज ड्राफ्ट किया,
या फिर मैसेज रिकॉर्ड किया, किसके लिए? आप स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब आप इस लेक्चर को लगाकर मुझे फीडबैक देंगे कि यस मैम समझ में आ गया, तो मैं मानूंगी कि मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आप तक कम्युनिकेट हो गया है। यानी कि आप रिटर्न में होमवर्क भेजते हो तो वो इम्प्लाइड असेंट है आपकी कि हम लोगों को समझ में आ गया है, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ ऑथर्स हैं हमारे जिन्होंने डेफिनेशंस दी है, जैसे कि हमारी फर्स्ट डेफिनेशन किसने दी है? मिस्टर हुडसन ने। वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन का सिंपल सा फंडा एक ही है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। इन्फॉर्मेशन जब एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाएगी तो हम मान लेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। वेल एंड गुड। फिर एक और बंदे आए जिनका नाम है उन्स एंड ओडोनेल। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। यानी कि इन्होंने भी उन्हीं की डेफिनेशन को बोल दिया लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में बोला, सेम तो कॉपी पेस्ट नहीं किया। इन्होंने क्या बोला? कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक बंदे से इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना, चाहे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, यानी कि कॉन्फिडेंशियल मैटर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और आप चाहो तो कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दो, चाहे कोई बिना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दो, किसी भी तरीके से एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट किया तो वो क्या है? यानी कि अपने मन की बात बताई, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, वेदर इट्स रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। गप्पे लड़ाते हैं तब भी तो कम्युनिकेशन करते ही हैं। आप गप्पे लड़ा लो या आप काम की बात कर लो, दोनों ही कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। बस एक आपका इनफॉर्मल है, जब काम की बात करोगे तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। उसके बाद एक और ऑथर आए हमारे पास, जॉर्ज टेरी। उन्होंने क्या बोला? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे आप फैक्ट्स चेंज कर सकते हो, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, यानी कि इन तीनों की फॉर्म्स को कवर करके कहीं ना कहीं हमने इसकी कॉमन डेफिनेशन बनाई जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी पढ़ी है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है हमारे पास। वो इंटरेस्टिंग डेफिनेशन क्या है? वो इंटरेस्टिंग डेफिनेशन किसने दी हमें? एलन लुइस ने दी है। और इस इंटरेस्टिंग डेफिनेशन में देखो इंटरेस्टिंग क्यों है, ये बोलता है कि कम्युनिकेशन सम ऑफ ऑल थिंग्स, जितनी चीज़ें भी आप करते हो वो सारी की सारी कम्युनिकेशन है। इशारेबाजी करते हो, बोल के बातें बताते हो, कुछ भी हिंट से आप कोई भी बात कम्युनिकेट करते हो, कोई भी बात आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो, तो वो सारी की सारी कम्युनिकेशन है। क्या करता है? वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। एक बंदा बात ही क्यों करता है? वो अपनी बात सामने वाले के दिमाग तक घुसाना चाहता है, यानी कि इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। यानी कि देखो ये दो इंसान हैं हमारे पास, ये अपनी बातें इनको बताएगा या ये अपनी बात इनको बताएंगे, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? एक अपने आपस में सामंजस्य बिठाना चाह रहे हैं, यानी कि ये चाहता है कि ये वाला बंदा मेरा ओपिनियन को समझे और ये चाहता है कि ये मेरे ओपिनियन को समझे, तो दोनों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को मिला दिया। तो इट्स लाइक अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर ब्रिज ऑफ मीनिंग। तो ब्रिज ऑफ मीनिंग क्या है? नथिंग, जब आप कम्युनिकेशन के स्टेट में आते हो और दोनों का माइंड एक ही तरह से मैप हो जाता है तो उसे बोला जाता है ब्रिज ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टिन्यूसली जब आप बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान से जिसे आप जानते हैं, तो आपका ना ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, आपका ब्रिज ऑफ मीनिंग क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कोई भी डेफिनेशन दे देगा, पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दी थी। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया था? लैटिन वर्ड था। कम्युनिस का मीनिंग क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है? कम्युनिकेशन में क्या एक्सचेंज कर सकते हो आप? फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया, फीलिंग्स। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, किसने बोली ये बात? एलन लुइस ने बोली ये बात। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। लाइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो चार हमारे पास कुछ कॉमन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन थी। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन क्या है। इसको जानने के बाद ही हम आगे नेक्स्ट कुछ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, इसको जानते हैं हम पहले कम्युनिकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन में दो इंसान का होना ज़रूरी है, यानी कि एक बंदा सुनेगा और एक बंदा बोलेगा। तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, यानी कि जब आप बोलते हो तो सामने वाला जवाब भी तो देता है।
याद है लिसनिंग स्किल्स वाला? स्पीकर को आपको एनकरेज करना है वो बोले, जब तक आप उसे एनकरेज नहीं करोगे तो बातचीत संभव नहीं है। तो वो लिसनिंग स्किल्स में पढ़ा था। कम्युनिकेशन का बेस पॉइंट भी वही है। कम्युनिकेशन हमेशा दो इंसानों के बीच में हो सकता है, टू वे प्रोसेस है, यानी कि अगर मैं बोलती रहूं और आपका जवाब ना मिले तो मैं मान नहीं सकती कि मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि टू वे है तो दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है। वन टेक्स अप द रोल ऑफ सेंडर, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक बंदा कौन होता है? सेंडर। दूसरा बंदा कौन होता है? आपका रिसीवर। एक सेंडर होगा तो दूसरी जगह कौन होगा? आपका रिसीवर। सेंडर क्या करेगा? मैसेज को सेंड करेगा। रिसीवर क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है जी। अब ये दोनों कॉमन चीज़ क्या कर रहे हैं? मैसेज है कोई जिसको सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को जब बातें बोलता है तो क्या करते हैं? हम एक्सचेंज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वेदर वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, लैंग्वेज कॉन्टिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट रोल। चाहे आप बोलकर बात करो, चाहे आप लिख कर बात करो, आपको लैंग्वेज तो पता होनी ही चाहिए। बिना लैंग्वेज ना तो आप बोल सकते हो ना आप लिख सकते हो। अगर आप गेस्चर्स भी देते हो तो गेस्चर्स की भी एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये थम डाउन का मतलब नहीं पता तो क्या होता है? थम डाउन को अगर वो एक्सीलेंट समझने की कोशिश करे तो फिर वो क्या है? गलत समझ रहा है ना उस चीज़ को। लैंग्वेज तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। हर एक कम्युनिकेशन की अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है। चलो जी, अब ये बोलता है कि राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर आजकल किसका ट्रेंड ज़्यादा है? आजकल बोलता है कि थोड़ा सा स्पीकिंग का ट्रेंड ज़्यादा हो गया, इवन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन टू। पहले सिर्फ एक चिट्ठी पत्र लिखकर भेज दिया जाता था, आजकल चिट्ठी पत्रों से ज़्यादा बहुत सारे काम होने लगे, यानी कि टेलीफोन आ गया, कहीं ना कहीं हमारी चिट्ठी पत्रियाँ कम हो गई है। मोबाइल आ गया, डायरेक्टली कॉल मिला लो। अब तो जियो की सुविधा भी है, जियो से हम लोग अनलिमिटेड कहीं पर भी कॉल कर पाते हैं। तो मोबाइल से हम लोग ज़्यादातर बोलने वाले काम ज़्यादा करते हैं। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी बोलकर करते हैं, सच एस डिक्टाफोन। डिक्टाफोन इज़ अ डिवाइस जो कि रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता था ज़्यादातर पहले के टाइम पर। ये हमारे जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो इसका यूज़ करते थे डिक्टाफोन का। नेक्स्ट है आंसरिंग मशीन्स, जो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स होती है वो भी बोलकर बातचीत करती है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग, आप लाइव कोई चीज़ें करते हो तो वो भी आपका फाइनली क्या होता है? बोलकर ही बताया जाता है। टेलीकास्ट कर रहे हो वो भी आपकी बोलकर बताई जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो वो भी बोलकर ही बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस राइटिंग से स्पीकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नोट कीजिएगा इस बात को, राइटिंग ख़त्म नहीं हो रही बट स्पीकिंग का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। राइटिंग कम्युनिकेशन आपकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती फॉर द फॉर्मल पर्पस। फॉर्मली आपकी राइटिंग का महत्व भी बना रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लंबे समय तक रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है, तो राइटिंग में तो होगा ही होगा। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है? हम लोग ज़्यादातर नॉर्मल कम्युनिकेशंस जो है वो राइटिंग की बजाय ओरल करने लगे, इसीलिए रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा होने लगी हैं आजकल। तो हम लोग किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे राइटिंग करें चाहे स्पीकिंग करें। एक चीज़ कॉमन है दोनों में, क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज कॉन्टिन्यू रहेगा, लैंग्वेज पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? कम्युनिकेशन तो सीख लिया, कम्युनिकेशन तो सीधा सा है, दो लोगों के बीच में बात करनी है। अब हमें सीखना है उस कम्युनिकेशन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए सबसे पहले एक लेमैन जो आपकी डेफिनेशन है, लेमैन बोले तो आम इंसान जो बोलता है, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस के सिलसिले में किया गया कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन टू ट्रांजैक्ट सम कॉमर्शियल एक्टिविटी। किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट करने के लिए जो बिजनेस किया जाए, दैट इज़ योर बिजनेस कम्युनिकेशन। आप कॉमर्शियल एक्टिविटी बोले तो गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड, आप जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हो उस तरह की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट किया तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता रहे हो, प्रोडक्ट्स के लिए सेमिनार किए तो प्रोडक्ट्स के लिए बता रहे हो, तो उस तरह की कम्युनिकेशन क्या है? आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सेल करने के लिए, बिजनेस एक्सेल होगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो उसके मकसद से जब आप किसी तरह की कम्युनिकेशन करते हो तो वो कम्युनिकेशन कहलाती है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन।
बिजनेस कम्युनिकेशन को समझाने के लिए हमारे पास एक पर्सन आए, मिस्टर स्कॉट। मिस्टर स्कॉट ने एक डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन को जनरली हम अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा क्योंकि बिजनेस है तो थोड़ा सा फॉर्मल कर दिया गया है इस चीज़ को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वो बंदा होता है जो प्रशासन में होता है, मैनेजमेंट में होता है, यानी कि काइंड ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, जिसका मकसद क्या है, ट्रांसमिट करना। किस चीज़ को ट्रांसमिट करना, आइडियाज़ को। एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशंस ऑफ आइडिया, यानी कि जो भी सामने दो बंदे हैं एकदम से एक दूसरे आइडियाज़ को एक्यूरेटली ग्रैप करेंगे, यानी कि आपने आइडियाज़ दिया बिजनेस का तो सामने वाले बंदे भी अपना आइडियाज़ देंगे, तो उसके बाद उन दोनों आइडियाज़ को मिला के हम लोग एक प्रॉपर अपना आइडिया बनाएंगे और उसके ऊपर लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। क्योंकि जब हम लोग कोई बिजनेस काम करते हैं तो एक बंदे के बोलने से काम नहीं होता, पूरी टीम को एग्री करना पड़ता है। और टीम कब एग्री होगी, जब वो बताएगी कि हाँ जी सर मैं एग्री हूँ या हाँ जी सर मैं एग्री नहीं हूँ। जो एग्री है वो वेल एंड गुड, जो एग्री नहीं है उसको एग्री करवाया जाएगा। तो फीडबैक तो देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने अपने आइडियाज़ बता दिए सामने वाले को, उसके बाद फीडबैक आ गया। लेकिन ये सारा काम ताम किया क्यों आपने, आइडियाज़ दिया, फीडबैक लिया, क्यों किया, ताकि आप एक्शन ले सको। एक्शन मतलब ताकि उन लोगों से काम करवा सको, और वो काम क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सिक्योर करने में हेल्प करेगा। यानी कि उस काम के बाद आप अपने बिजनेस के सारे काम को कवर कर पाओगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। दोनों डेफिनेशन में ये तो समझ में आ गया, पढ़ना तो कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि बिजनेस क्या है, उसमें बिजनेस का काम कर लो तो बिजनेस कम्युनिकेशन, विदाउट बिजनेस है तो नॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यानी कि हमें कम्युनिकेशन अगर समझ में आ जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी समझ में आ जाएगा। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट हम बार बार पढ़ चुके हैं और ये फीचर्स का भी पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। क्या है ये, टू वे प्रोसेस। क्यों, क्योंकि दो बंदे चाहिए, मैसेज देने के साथ साथ हमें फीडबैक भी चाहिए। यानी कि सक्सेस और द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय द फीडबैक वी गेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ भी मैसेज दिया तो वो मैसेज आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये पता होना चाहिए। और जो मेरा कहने का मकसद था, क्या वो सक्सेसफुल रहा, तो वो फीडबैक से ही पता चलेगा आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के लिए। हैंस फीडबैक इज़ असेंशियल टू द कम्युनिकेशन, यानी कि जितना इम्पोर्टेंट आपका मैसेज है जो कि भेजा जाएगा, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका फीडबैक ही है। बिना फीडबैक आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यानी कि मैसेज प्लस फीडबैक दोनों चीज़ें हमें चाहिए। चलिए जी, तो कम्युनिकेशन क्या है, इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने पहले बात करके छोड़ दी। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, आपने किसी से एक टाइम कांटेक्ट किया, उसके बाद बार बार लिंकअप होता रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बिजनेस। बिजनेस में एक बार बात करने के बाद सालों साल दूसरे से बात ना करो, चल ही नहीं सकता काम सर। ऐसे आपको एक दूसरे टीचर्स के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अगर टीचिंग फील्ड के अंदर हूँ तो हमें एक दूसरे टीचर के साथ आपस में डेली बेसिस पे बातें करनी पड़ती हैं, ताकि हम स्ट्रेटेजीज बना सके, क्लास की शेड्यूल को डिसाइड कर सके। जब कम्युनिकेशन होंगी तभी तो कोई चीज़ इफेक्टिवली काम होगी। कम्युनिकेशन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आप बच्चे क्लासेस ले रहे हो, आपको डाउट है, आपने मुझे बताया, मैंने आपसे रिस्पॉन्स लिया नहीं, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, फेल हो गया ना, वहीं पर बीच में ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन गैप आया। उसमें क्या होगा, आप बच्चों के अंदर नेगेटिव रिस्पॉन्स भरेगा, प्लस हमारी भी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। तो ये क्यों आया, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आया। तो क्या कम्युनिकेशन गैप आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आया वहाँ पर इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई, वहाँ पर उसकी गुडविल ख़त्म हो गई, वहाँ पर आपका बिजनेस ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो हो ही गया अगर कम्युनिकेशन गैप है तो कम्युनिकेशन बहुत असेंशियल है इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए हमें बातें करते रहना चाहिए, अपने मन की जो बातें हैं दूसरों को बतानी चाहिए, दूसरों के ओपिनियंस भी सुनने चाहिए, ठीक है, लेकिन बकवास बातों से बचना चाहिए। क्योंकि आप CS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वही आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, फालतू के गप्पों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू फालतू के गप्पे, ठीक है।
चलिए जी, नेक्स्ट है नो मैनेजर कैन बी इफेक्टिव इन हिज रोल अनलेस ही इज एबल टू कम्युनिकेट। तो किसी भी बंदे को जो स्पेशली मैनेजिंग लेवल पर है तो उसको तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक एम्प्लॉयज़ का पता होना चाहिए ना उसे, जो उसके अंडर जितने भी काम कर रहे हैं। पूरी टीम को मैनेज कब कर पाएगा, जब हर एक बंदे के बारे में पता होगा। अगर हर बंदे के बारे में नहीं पता तो ही इज़ नॉट द एफिशिएंट मैनेजर। एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे सबके बारे में पता हो। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मैनेजर्स हु कैन कम्युनिकेट पर्सुएसली एंड कॉम्पिटेंटली। यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे या रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि यशस्वी एकेडमी है, एवरी टाइम फोकसेस ऑन द रिजल्ट। हमें रिजल्ट चाहिए, किससे चाहिए, बच्चों से चाहिए। तो उसके लिए क्या बच्चों के डाउट्स दूर नहीं होने चाहिए, क्या बच्चों से टाइम टू टाइम फीडबैक नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से टाइम टू टाइम फीडबैक लिया जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो और हमें पता नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर हमें पता होगा कि आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसे एफिशिएंटली दूर कर पाएंगे। और जब प्रॉब्लम दूर होगी तो रिजल्ट तो 100% आएगा ही आएगा। बिना रिजल्ट तो फिर आए रह ही नहीं सकता। जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिजल्ट को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। तो बेटर क्या है, कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। कम्युनिकेशंस कंसिस्ट नॉट ओनली फैक्ट्स बट आइडियाज़ इमोशंस टू। यानी कि कम्युनिकेशंस में फैक्ट्स भी होते हैं, आइडियाज़ भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं। कम्युनिकेशन शब्दों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशंस के साथ जब भी आप कुछ वर्ड्स बोलते हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। तो जब फेशियल एक्सप्रेशंस आपके चेंज होते हैं तो वो बहुत कुछ बताते हैं। कई बार आप किसी चीज़ को अच्छा बोलकर और एक्सप्रेशंस गंदे से दे सकते हो, बहुत अच्छा है। तो एक्सप्रेशन गंदे से आपके बहुत सारा कुछ बता देते हैं कि आप कैसी बातें बोल रहे हो। आप आयरनिकली बोल रहे हो, यानी कि जो बोल रहे हो एक्चुअल में उसके अपोजिट है। तो कैसे पता चला? या तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ या फिर आपकी टोन के साथ। तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत ज़रूरी है देखना। We can communicate a lot through signs, symbol, gestures. For example, a victory sign made by 2 fingers communicates better than word. यानी कि आपको विक्ट्री सिंबल दिखाना है तो हम लोग ऐसे पिक कराते हैं ना, जब हम लोग किसी चीज़ को जीत कर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रिजल्ट आएगा सीसीट में, आप बहुत अच्छे मार्क्स से अगर पास होते हैं तो आप जब हमारी एकेडमी पे आएंगे मिठाई का डब्बा लेके, तो हम लोग ऐसे फोटोज़ करेंगे विक्ट्री का साइन दिखाकर। तो वो क्या बताएगा? बिना कुछ बोले ही शो कर रहा है कि बच्चे पास हो गए हैं, बच्चों ने जंग जीत ली है, विक्ट्री साइन है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं। जैसे ओके के लिए हमने थंब बनाया हुआ है और हाई के लिए हम ऐसे हाथ हिला देते हैं। तो काफ़ी सारे गेस्चर्स हैं हमारे, जैसे कि अगर हम इंडियन कल्चर से नमस्ते बोले तो हम लोग ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, इट्स लाइक रिगार्ड कर रहे हैं हम किसी का। तो ये काफ़ी सारे हम लोग के पास सिम्बल्स हैं, गेस्चर्स हैं, जिनके ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग है और कई बार ये शब्दों से ज़्यादा अच्छे से प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सीनियर इंसान को देखते हो, रेदर देन डूइंग नमस्ते, ऐसे बोलने की बजाय अगर आप उनके पाँव छूकर उनको नमस्ते करो तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो साइंस कम्युनिकेट्स बेटर देन वर्ड्स। कई बार सामने वाले के इमोशंस को समझते भी हैं और उसे रिस्पेक्ट देने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो यू शुड नो कहाँ पर सिंबल यूज़ करनी है, कहाँ पर आपको वॉइस यूज़ करनी है। दोनों का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करना आ जाए ना किसी को, तो बस उस बंदे ने मान लो जंग जीत ली, यानी कि उस बंदे ने दुनिया जीत ली। उसको किसी भी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक कैसे? डायनामिक ऐसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, बात करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पहले चिट्ठियाँ चलती थी, चिट्ठियों के बाद आपके पास दूसरे वाले फ़ोन आए जो ऐसे होते थे ना, या तो सुन सकते हैं या जिसमें बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन आए, फिर हमारे पास टेलीफोन्स आए। पहले आते थे वो नोकिया 1100 वाले डब्बे फ़ोन, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए। तो कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस बदली कि नहीं बदली? इतने सालों में कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस बदली है, बिल्कुल बदली है। आज के टाइम में देख लो टीचिंग प्रोसेस कितनी बदल गई, ये भी तो एक कम्युनिकेशन है ना। पहले हम लोग फेस टू फेस करते थे, आजकल हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक कम्युनिकेशन में चेंज आया है। तो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहो। जो इंसान एनवायरनमेंट के साथ चलता है, मार्केट के साथ जो चलता है, वो इंसान हमेशा सफल रहता है। नेक्स्ट है क्या? कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब आप कोई भी बात करो उसका एक गोल ज़रूर होता है, एक मकसद ज़रूर होता है। पागल तो हो नहीं कुछ भी बोलोगे।
तो हर एक बात का कोई मकसद ज़रूर होता है, तो ऐसी बातें जिनका मकसद होता है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर आर अवेयर ऑफ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ देयर गोल्स। यानी कि अगर आपको पता है कि आपको क्या कम्युनिकेशन करना है, रिसीवर को पता है कि आप क्या बात कर रहे हो, यानी कि दोनों सेम टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो आपके पास कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी कि आप दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो आपकी माइंड मैपिंग बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्दी आपके गोल जो है फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी कैसे, मतलब इसको समझना इतना भी आसान नहीं। ऐसे तो हमने बोल दिया कम्युनिकेशन बातचीत तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन किसी को बात करनी आती है और किसी को बात नहीं करनी आती, यानी कि किसी को बात करने का तरीका होता है और किसी को नहीं होता। तो अब उस तरीक़ों को समझने के लिए बहुत सारे इसके इंटरडिसिप्लिन्स हैं, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनको जिन्हें हमें समझ में आना चाहिए। क्या है वो? नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल साइंसेज इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी की जाएगी कि किस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी स्टडी की जाएगी। साइकोलॉजी मतलब इंसान का सोचने का तरीका कैसा है। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इंसान का जो वोटिंग बिहेवियर है या फिर जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा है। हैव प्रोवाइडेड इंसाइट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हम एक ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि ये ह्यूमन नेचर है, आपकी तारीफ़ की जाए तो आप खुश होते हैं, तो वो क्यों पता चला हमें सोशियोलॉजी से पता चला कि इंसान का नेचुरल बिहेवियर क्या है। साइकोलॉजी भी है, जब आपके बारे में सब कुछ पॉजिटिव बोला जाएगा तो अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बात करते करते हमेशा आपको नेगेटिव फील करवाता है, तुम देखना कितने बदसूरत दिखते हो, या फिर तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुमसे कोई काम सीधा नहीं होता, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने उसके अंदर क्या फीड कर दिया है, नेगेटिव इमोशंस फीड कर दिए। तो उसके बाद अगर आप कुछ अच्छी एक दो लाइन बोल भी गए तो शायद उसको इतनी फील ही ना हो वो चीज़। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक एनवायरनमेंट में बात करने का तरीका अलग होता है। आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट में जाते हो तो आप माहौल देखते हो कि बॉस का मूड कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आज ये बात करना सही होगा। तो हर चीज़ का एनवायरनमेंट चेक करना होता है और ये सब पता चलता है हमें ऑब्जर्वेशंस के साथ। इस चीज़ को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक किताब पढ़ ली कि आपको लोगों का एटीट्यूड समझ में आ गया, लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझने का आपको बिल्कुल सब कुछ 100% प्रूफ मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशंस के साथ धीरे धीरे हम ये चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फीचर्स हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब फीचर्स के बाद क्या है हमारे पास? फीचर्स के बाद हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए हमें कम्युनिकेशन, क्या मिलेगा हमें कम्युनिकेशन सीख के। तो चलिए जी, कम्युनिकेशंस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर अपने बिजनेस को हमेशा ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, यानी कि आपका बिजनेस साइज हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो। यानी कि business firms have grown tremendously in scale of operations. A large business firm today employs thousands of people and has operations in different parts of the world. An efficient system of communication is required to carry out its activity across successfully. अब आपका बिजनेस अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल लेवल पे भी करना आना चाहिए। बिजनेस जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प होनी चाहिए। ठीक है, अब छोटे लेवल पे तो आपका चलो थोड़ी सी कम कम्युनिकेशन स्किल्स पे शायद काम चल जाए, लेकिन बड़े लेवल पे अगर बिजनेस करोगे, पैन इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, देन योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी वेरी हाई। यानी कि आपकी इंग्लिश इतनी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए कि जिसका कोई तोड़ नहीं। तो हर जगह आपकी कम्युनिकेशन काम आती है और इंक्रीज्ड बिजनेस साइज में तो 100% कम्युनिकेशन ही है जो आपको जिता सकती है। आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं बट आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता तो आपको एक ना डम्मी की तरह या स्टेपनी की तरह यूज़ किया जाएगा, आपसे काम करवा लिया जाएगा और आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, आपका नेम रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बुरा ज़रूर लगेगा कि यार सारा काम मैंने किया और मलाई वो खा गया, सारी तारीफ़ें तो उसे मिली, जबकि काम किसका था, आपका था। उसे तारीफ़ें क्यों मिली, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन क्या था, बेटर था। तो आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाना है, किसी और को अपने काम का क्रेडिट लेने नहीं देना। कम्युनिकेशन बेटर कैसे बनेगा, यहाँ तो हमें टिप्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंस बताई हुई है। तो कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए सबसे अच्छी टिप यही है कि कम्युनिकेशन किया करो। कोई और सेकंड पर्सन नहीं मिलता तो मिरर से किया करो। मिरर के सामने जो बंदा खड़ा होता है ना,
मिरर में जो आपके सामने बंदा खड़ा होता है वो बंदा कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता, कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाता। उससे आप कितनी देर भी बातें कर सकते हो, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, आपके इमोशंस का और आपके टूटी फूटी लैंग्वेज का कभी वो मजाक नहीं उड़ाएगा। तो मिरर में ज़रूर बात किया करो। 15 मिनट तो कर ही सकते हो, तो 15 मिनट्स प्रैक्टिस आप ज़रूर दिया करो खुद को। आज नहीं, आपको आगे आने वाले 4-5 साल में पता चलेगा कि उस 15 मिनट की प्रैक्टिस का क्या बेनिफिट आपको हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम में क्या है, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक बंदा जो एक काम में एक्सपर्ट होता है। अब एक काम में एक बंदा एक्सपर्ट होता है तो उसे अपनी टीम की सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो क्या है देखते हैं आइए। नैरो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नैरो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब आप लोग का जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बन जाती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होती है। से एक जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारी टीम होती हैं। प्रोडक्शन टीम होती है आपकी, ठीक है। प्रोडक्शन टीम के बाद आपकी सेल्स टीम होती है, आपकी कस्टमर केयर टीम होती है आपकी, ठीक है। एंड आपका मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, अकाउंटिंग टीम होती है आपकी। तो हर एक टीम जो है बहुत ही अलग अलग होती है। तो ये हर एक बंदे को ना आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के टच में रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि बिजनेस में हो क्या रहा है। अब प्रोडक्शन टीम, सेल्स टीम, कस्टमर केयर, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपकी लीगल टीम भी होती है, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं आपके वेंडर्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, तो वो आपको अपनी लीगल टीम के साथ भी कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। तो जब इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बात करने के लिए एक आपको ऐसा एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है जो नेविगेशन एक्सपर्ट होता है। नेविगेशन एक्सपर्ट उस बंदे को बोलते हैं जो बार्गेनिंग बहुत अच्छी करता है। अगर मान लो प्रोडक्शन टीम को समय चाहिए तो इसका जो नेविगेशन एक्सपर्ट होता है, नेविगेटिंग ऑफिसर होता है, वो बार्गेन करेगा सेल्स टीम के साथ कि मुझे तो इतना टाइम चाहिए, तुम आगे वाले कस्टमर को बनाओ। फिर इनका जो नेविगेशन ऑफिसर होगा, यानी कि जिसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो अपने कस्टमर से बात करेगा कि सर देखो इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है, नहीं तो आपको क्वालिटी हल्की मिलेगी, कुछ भी बोलकर सामने वाले से टाइम बाय करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, नेविगेशन एक्सपर्ट ने अपना काम स्टार्ट किया। आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में नेविगेशन एक्सपर्ट जो आपके होते हैं, यानी कि आपको अपने कोर स्किल्स के साथ, अगर आप एक CS हैं तो आपका नो डाउट आपका कम्युनिकेशन प्लस आपका लीगल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप नेविगेट कर पाओ, यानी कि सामने वाले को बाय हुक और क्रुक अपनी बात समझा पाओ। हुक और क्रुक तो यूज़ मत करना, गलत तरीके यूज़ मत करना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बनाना अपने पॉइंट्स को कि सामने वाला आपको नकार ना पाए। वो कब हो सकता है, जब आपको अपनी बातें रखनी आएंगी सामने वाले को, ठीक है। तो साउंड कम्युनिकेशन क्या होता है, असेंशियल होता है फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल कॉपरेशन। अब ये टीम आपस में सामंजस्य बिठा के काम करेगी, यानी कि आपस में बातचीत करके काम करेगी, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो एक टीम दूसरी टीम की हमेशा हेल्प करेगी और हमारा बिजनेस कैसे काम करेगा, स्मूथली काम करेगा। प्रोडक्शन टीम सेल टीम की नहीं सुनती, सेल टीम कस्टमर केयर की नहीं सुनती, कस्टमर केयर मार्केटिंग वालों का नहीं सुनता, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर बिजनेस में हमेशा झगड़े ही रहेंगे, स्मूथली बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट को आपस में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या है, गला काट प्रतियोगिता। आजकल का एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, इतना कंपटीशन है मार्केट में जिसकी कोई हद नहीं। तो इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी पॉलिसीज़ बतानी चाहिए, पब्लिसिटी क्रिएट करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बताओ, अपने कस्टमर्स को बार बार अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहो, आप एडवर्टाइजमेंट दो, उनको ऑफर्स दो, कुछ भी करो। तो कट थ्रोट कंपटीशन के टाइम पर भी हम लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि हम लोगों को अपने बारे में लोगों को बताना पड़ता है, अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ती है ताकि लोग हमें भूल ना जाए और हम कंपटीशन में बने रहें, ठीक है। तो कट थ्रोट कंपटीशन भी एक मेन रीज़न है कि आपको बातचीत करना ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था कि आपके गली मोहल्ले शहर में एक ही दुकान होती थी, तो उस टाइम काय का कंपटीशन, तो वो दुकानदार अगर कस्टमर से ढंग से बात ना भी करे, कम्युनिकेशन ना भी करे, तो भी उसके पास पैसे आते रहते थे, उसका सामान बिकता रहता था। पर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल एक गली में ही आपको 10 दुकान मिल जाएंगी सेम। तो कस्टमर अगर अच्छे से बात नहीं करेगा तो उसकी दुकान पिट जाएगी, फिर उसकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट किसके लिए यूज़ होता है आपका, ये आपके काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के फेवर में, एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं।
पहले क्या देखा जाता था, जो आपका जो एम्प्लॉयर होता था यानी कि आपका जो बॉस होता था वो तानाशाही का मतलब आदी हो चुका होता था। वो अपने एम्प्लॉयज़ पर जुल्म करता रहता था, सैलरी दे ना दे, काम करवाता रहता था, डिले करता रहता था सैलरी, तो उस टाइम उनकी सुनवाई नहीं होती थी। बट आज का एम्प्लॉई जो है वो बहुत पावरफुल है, वो जागरूक है, उसे अपनी राइट्स पता हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी ट्रेड यूनियन। वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनकी यूनियन लीडर सामने आती है और वो उनके लिए आवाज़ उठाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट के साथ बैठ जाते हैं, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की बात बताते हैं और एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट की बात बताते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद वो कोई मिड का रास्ता निकालते हैं, इनके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इस तरह से बातचीत करते हैं तो हम लोग कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने झगड़ों को सुलझाते हैं। तो ट्रेड यूनियन के बाद भी कम्युनिकेशन का जो है स्कोप खुला है। अगर ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से बात नहीं करने के लिए तैयार या फिर मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन से बात नहीं करने के लिए तैयार, तो आप काम करवा के दिखा दो एम्प्लॉयज़ से। स्ट्राइक लंबी चलती रहेगी, बिजनेस लॉस में चलता रहेगा। हालांकि एम्प्लॉयज़ का भी लॉस हो रहा है, उन्हें भी सैलरी नहीं मिल रही, बट फिर भी दोनों में से किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। मैनेजमेंट को नहीं पता एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ को नहीं पता मैनेजमेंट को क्या चाहिए। दोनों को आपस में एक दूसरे का पता होगा तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मतलब आदमी जो हम लोग अपने आपस में बनाकर रखते हैं, तो ह्यूमन रिलेशंस हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशन, मैनेजमेंट भी ह्यूमन बीइंग है और एम्प्लॉयज़ भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, तो आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाना ज़रूरी है किसी भी लेवल पे। चाहे वो मैनेजमेंट एम्प्लॉय का केस हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, चाहे फिर वो आपके स्टूडेंट्स के बीच में हो, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो। इन एनी एनवायरनमेंट ह्यूमन रिलेशन इज़ मस्ट। आप अपनी कंपनीज़ में जाओगे, अपने कलीग्स के साथ भी आपको ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सको। यानी कि कभी ऐसा भी तो आता है ना, आप किसी काम को करने की सिचुएशन में नहीं हो, आप अपना काम डेलीगेट करना चाहते हो, कब कर पाओगे? जब सामने वाले पर कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है। और वो भी कब आपका काम करेगा? जब उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। और वो कब आएगी? जब आप अच्छे से एक दूसरे से रिलेशन कायम रखेंगे, बातचीत करेंगे, दोस्ती रखेंगे। तो ह्यूमन रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन ऐसे नहीं बनते। आपने देखा है कोई इंसान जो बातचीत नहीं करता, किसी से भी गूंगा बन के पड़ा रहता है, उसके कोई ज़्यादा दोस्त होते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। तो उसने ह्यूमन रिलेशन अपना कमाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। रिलेशनशिप कमाने के लिए भी बातचीत करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस इज़ लाइक एक कॉर्पोरेट अपनी पब्लिक के साथ रिलेशन बनाता है, या फिर कोई भी सोसाइटी, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपने पब्लिक के साथ रिलेशन, यानी कि पब्लिक को जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है पब्लिक रिलेशन। पीआर बोलते हैं। ये पीआर जो है हमारे सेलिब्रिटीज़ भी बनाते हैं पब्लिक के साथ, मेनली अपनी पब्लिक में इमेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। आजकल तो पीआर की वैकेंसीज निकलती हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लगते हैं यहाँ पर, जो लोगों के साथ आपके अकाउंट हैंडल करते हैं, सोशल अकाउंट्स बेसिकली हैंडल करते हैं। या आपके ट्विटर वाले हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, आपके जो इंस्टाग्राम यूज़र्स होते हैं, यानी कि जो इस टाइम पर छाए हुए हैं इंस्टाग्राम्स वगैरह पर, वो लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट अपने पीआर रिलेशन मैनेजर को दे देते हैं। और वो फिर जो आपके कमेंट्स आप करते हैं ना, हम लोग जो कमेंट्स करते हैं किसी भी वीडियो पे या किसी भी एक्ट के ऊपर, तो वो उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आप फंस ना जाएं। ठीक है, तो society expects a sense of responsibility from managers. Business has to keep the government, distributor, supplier, investors and other section of society well informed about its contribution to the society. Public relation helps business to improve its image in society and big enterprise employ professional experts for this purpose. तो इसके लिए भी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं जो आपका पीआर का काम करते हैं। मतलब एक ही होता है, आपकी इमेज को सोसाइटी में बना कर रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये सबसे मेजर इसका बेनिफिट है कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, आपकी पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट है मतलब एक तो हर जगह चाहिए होती है, कोई इससे आपको छीन नहीं सकता। और अगर ये आपके पास है तो आप फिर राजा हैं, यानी कि फिर आपको अपने करियर में प्रमोशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमोशन आपकी पक्की है अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं तो। हर फील्ड में कम्युनिकेशन काम आता है और हमारे फील्ड में तो बहुत ही काम आता है। हमें तो करना क्या है, एडवाइस ही देनी है। एडवाइस देने के लिए हमें बेस बनाना आना चाहिए, बेस बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल एसेट है, इसी के साथ सारे काम हो जाएंगे। अगर इसे पर्सनल एसेट बना लिया तो बाकी के 6 काम अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है इसे अपनी एसेट बनाने की। क्लियर है? चलिए चलो जी, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। इंपॉर्टेंस के बाद क्या है?
इम्पोर्टेंस के बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस चलेगी कैसे? हमने स्टार्टिंग में किया था, हमारे पास दो लोग थे, एक था हमारे पास चमन और एक थी हमारे पास प्यारी सी चंपा। चलो जी, अब ये जो चंपा है ना, चलो जी इससे बातचीत करते हैं, चंपा से, चंपा की बातचीत। अब चमन क्या करना चाहता है? चमन प्रपोज करना चाहता है चंपा को। चलो जी, अब इसने मन बना लिया, इसे प्रपोज करना है चंपा को, तो इसने क्या किया? अपने माइंड में एक आइडिया डेवलप किया कि मुझे तो चंपा को प्रपोज करना है। ठीक है, इट्स एन आइडिया और थॉट विच द सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट। अब इसके मन में आइडिया क्या है? क्या आइडिया इसने डेवलप किया कि मुझे चंपा को प्रपोज करना है। तो सबसे पहले सोचना ज़रूरी है कि बात क्या करनी है। आप किसी के पास चले जाओ, आपको यही नहीं पता कि बात क्या करनी है, तो बैठे रहना वहाँ पर पागलों की तरह, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा बातचीत क्या करनी है, और एक्चुअल में जो बात करनी होगी फिर वो होगी ही नहीं। ठीक है, चलो जी, अब इसने सोच तो लिया कि प्रपोज करना है। अब प्रपोज करना कैसे है? इस मैसेज को करो आप एनकोड। अगर मैं जनरली बोलूँ तो इसको ड्राफ्ट करो, या फिर आप उसको प्रॉपर सिम्बल्स के साथ उस मैसेज को ड्राफ्ट करो। तो इट इज़ एन आइडिया एनकोडेड विथ सूटेबल वर्ड, चार्ट, सिम्बल्स और फॉर ट्रांसमिशन। अब क्या किया? चमन ने पहले इनको रोजेस भेजे। ठीक है जी, रोजेस भेज दिए, चंपा ने रख लिए। फिर इनको कार्ड्स भेजे। अब चंपा समझी नहीं तो या फिर लव लेटर भी लिख कर दे सकती है। अब उसके अंदर इन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में उतार दिया, यानी कि अपने आइडिया को एनकोड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। तो मैसेज किसी भी तरह से हो सकता है, बाय एक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है। चलो जी, अब इन्होंने दिल का सिंबल बनाकर एक पेपर पे डाल दिया इनके पास। ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया आई, फिर नीचे दिल का सिंबल और उसके बाद यू। ठीक है जी, चलो जी, इनके पास चला गया। अब ये क्या किया? चमन ने अपना मैसेज एनकोड। अब देखना है ट्रांसमिट। अब ट्रांसमिट के लिए क्या किया? चमन ने चंपा के छोटे भाई को पटाया। ठीक है जी, अब ये छोटा भाई कौन है? क्या नाम ले इसका? चमन, चंपा, चंपक कर देते हैं चलो इसको। चमन ने चंपा के चंपक को पटाया, यानी कि छोटे भाई को पटाया। अब उसको क्या बोला? ये मैसेज लेके जा और चंपा को दे देना। ये जो नोट्स हैं ये आप चंपा को दे देना। नोट्स बोला उसने, बेसिकली लव लेटर बोल तो शायद चंपक फाड़ देता, तो उसने बोला ये नोट्स आप चंपा को दे देना। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर चमन ने क्या यूज़ किया? चमन ने यहाँ पर यूज़ किया मेथड कि ये भेजा कैसे जाएगा लेटर। अगर फ़ोन से भेजता तो मैसेज व्हाट्सएप कर सकता था, टेक्स्ट मैसेज कर सकता था, कॉल कर सकता था, किसी भी तरीके से कर सकता था। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मेथड चूज़ कर सकते हो। इस मेथड के बाद आपको सर्टेन चैनल्स बनाने हैं, कम्युनिकेट करना है विद केयरफुल टाइमिंग्स, बट दे हैव टू कीप देयर कम्युनिकेशन चैनल फ्री ऑफ बैरियर्स। अब चमन को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो चंपक लेटर लेके जा रहे हैं ना, ये चंपा तक पहुँचे। चाहे इसको वो किसी तरह का लालच दे या कुछ भी दे, इसको बोले ये चॉकलेट दूंगा, लेकिन ये लेटर किसके पास जाना चाहिए? चंपा के पास। चलो जी, वैसे नोट्स का नाम दिया था तो चला जाएगा, तो उसने इंश्योर कर लिया कि ये नोट्स किसके पास जाएंगे? चंपा के पास जाएंगे। चलो जी, अब बारी आई, चंपक गया चंपा दीदी के पास। चंपा दीदी आपके नोट्स आए हैं। किसने दिए? चमन भैया ने दिए। चलो चमन भैया नहीं, चमन ने दिए। चलो जी, अब यहाँ पर रिसीव किसको हुआ? रिसीवर को। तो रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया। तो क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू इट्स इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अगर ये जो लेटर चंपक लाल लेकर आया, फॉर एग्जांपल ये लहराते हुए लेकर आया, या फिर इसने ऐसे ओपनली लेकर आया, ये इसने किसी एनवलप में नहीं डाला, किसी पॉली बैग में नहीं डाला, और खूब तेज़ बारिश आ गई। ठीक है, अब खूब तेज़ बारिश आ गई, वो लेटर जो है वो काफ़ी भीग चुका था, उसके अंदर जो स्याही थी वो बह चुकी थी। ठीक है, बट लेटर नहीं फटा, इसने संभाल के रखा था, बाकी सब बह गया, लेटर नहीं फटा। अब चंपा ने जब वो लेटर रिसीव हुआ तो उस पर ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि चमन ने क्या लिखा था। तो चमन का लिखा हुआ मैसेज सारा धुल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्या चंपा को मैसेज वैसे ही रिसीव हुआ जैसे कि उसने भेजा था? ना। तो क्लियर रिसेप्शन तो नहीं है, मैसेज वैसा तो नहीं आया जैसा कि चमन ने भेजा था। तो यहाँ पर अगर ये बारिश ना हुई होती तो चंपा को जो मैसेज रिसीव हुआ होता, क्या वो क्लियर होता? बिल्कुल सर क्लियर होता। जब चंपा ने उस मैसेज को खोला, ठीक है, अब अगर इसे सारे सिंबल्स देखकर समझ में आया तो चंपा को नेक्स्ट काम क्या करना है? चंपा को नेक्स्ट काम करना है डिकोड, यानी कि उसके सिंबल्स को पढ़कर उसे अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाहता है। चलो जी, अब सामने वाले बंदे ने कहना क्या चाहता है वो चंपा ने हमारा समझ लिया, यानी कि मैसेज को कर लिया डिकोड। जब मैसेज को डिकोड किया, अब हमारी चंपा के पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या? या तो इसको हाँ करे या ना करे।
तो लेकिन कम्युनिकेशन पूरी होने के लिए पता होना चाहिए कि चंपन को आंसर पता होना चाहिए चंपा का। फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारी चंपा है ये साइलेंट रहती है, कुछ नहीं कहती। अगर ये चुपचाप है तो बेचारा चमन सोचता ही रहेगा कि चंपा को लेटर मिला कि नहीं मिला, चंपा को लेटर मिला कि नहीं मिला, जवाब भी नहीं आया कोई, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी पूरी नहीं हुई। तो चंपा को इसको हाँ या ना करना होगा, यानी कि येस और नो इसको बताना होगा। जब चंपा चमन को कम्युनिकेट कर देगी यानी कि फीडबैक दे देगी तो माना जाएगा क्या, माना जाएगा कि आपका मैसेज जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फीडबैक कैन बी वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब चंपा चंपक को भूल जाओ, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? नॉइज। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन फेलियर इज कोज्ड बाय द नॉइज। यहाँ पर नॉइज का मतलब शोर शराबा नहीं है, नॉइज का मतलब है बैरियर। कुछ बैरियर्स हम लिसनिंग स्किल्स में पढ़ के आए थे, कुछ बैरियर्स हम कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। तो नॉइज क्या है? नॉइज वो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 में बोला था, जब वो चंपक लेटर लेकर आए तो रास्ते में बारिश में भीग गया, बारिश में भीगा तो सारा का सारा जो स्याही थी उस लेटर पर वो धुल गई, यानी कि वो बिल्कुल प्लेन पेपर बन गया। तो वहाँ पर नॉइज़ आ गई। अब नॉइज़ किसी की वजह से आ सकती है, एक्चुअल में बाहर शोर शराबा चल रहा है, नॉइज़ है तो भी नॉइज़ है वो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, सेंडर का एटीट्यूड ऐसा होता है वो पूरी बात लिखता ही नहीं है, या फिर रिसीवर का एटीट्यूड है वो पूरी बात समझता ही नहीं है, या फिर आपने वर्डिंग सही नहीं लिखी, लैंग्वेज गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, किसी भी तरह का गैप आना क्या होता है, आपका नॉइज़ क्रिएट होना होता है। और सिंपल साधारण भाषा में बोलूँ तो नॉइज़ एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो एक्चुअल में रिसीव ना हो रिसीवर को, यानी कि सेंडर कुछ बोल रहा है, रिसीवर वो एक्चुअल बात समझ ही नहीं पा रहा, तो वहाँ पर नॉइज़ का होना, वहाँ पर नॉइज़ क्रिएटेड है। ठीक है जी, तो चलो जी नॉइज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग बैरियर फैक्टर को पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी के लिए इतना समझ लो, नॉइज़ क्या है? बैरियर्स हैं जो कि मैसेज को क्लियरली रिसीव होने नहीं देते। एक्चुअल जो बात सेंडर बोलना चाहता है वो एग्जैक्टली बात हमारा रिसीवर समझ नहीं पाता। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही करते हैं हम, बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।